हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नितिशा एक बहुत ही झूठी और लालची औरत थी जो अपने लालच के चक्कर में अपने परिवार वालों से भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती थी। नितिशा की सास दुलारी बहुत सीधी थी, जिसके चलते वो अपनी बहू के झूठ और लालच को पकड़ ही नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दुलारी अपनी बहू नितिशा के कमरे में आकर उसे कहती है, बहू, नवीन का कोई फोन आया था कि नहीं? कैसा है वो? ना जाने कितना बिजी रहता है। जब भी हम लोग फोन करते हैं तो उठाता ही नहीं है, ना दोबारा करता है। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि वो हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। जैसे घर में कुछ दिन रुकने की फुर्सत नहीं है, वो बात क्या करेंगे। इतना भी क्या बिजी हो ना कि अपने परिवार वालों से बात भी ना कर पाए। उसने मेरे दवाइयों के पैसे भिजवाए हैं कि नहीं? फोन मिला जरा, मैं पूछूं उससे। अगर माँ जी को बता दिया तो नवीन जी बता देंगे कि उन्होंने तो 2 दिन पहले ही दवा के पैसे भिजवा दिए हैं और मैंने उससे दवाई की जगह अपना मेकअप का सामान लिया है। बोल बहू, तू ऐसे चुप क्यों हो गई? लगा फोन उसे। नहीं माँ जी, अभी तो उन्होंने कोई पैसे नहीं भिजवाए। मैं उनको कॉल करके बोल दूंगी। अभी वो ऑफिस में होंगे ना। ठीक है बहू, साथ ही उसे राशि के कॉलेज एडमिशन की डेट भी याद दिला दियो कि वो पैसे भिजवा दे। 2 दिन में अगर पैसे जमा नहीं करवाए तो उसका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। जी माँ जी, याद दिला दूंगी मैं उनको फोन करके। ठीक है, मुझे अब थोड़ा 1 कप चाय ला कर दे दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दुलारी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नितिशा अपने पति नवीन को कॉल करने की जगह मेकअप करने लग जाती है। तभी नवीन का कॉल आता है और कॉल उठाते ही नितिशा कहती है, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। वो माँ जी आई थी, कह रही थी आपको पैसे के लिए बोल दूं। माँ हमेशा मुझे पैसों के लिए ही तो याद करती हैं। कभी कॉल करके ये नहीं बोलती कि बेटा तू कब आ रहा है, हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा, तभी तो मैंने आपको मना किया है कि माँ जी का या राशि का फोन आए तो आप मत उठाया करो। मैं सब संभाल लूंगी। जब से तुमने मना किया है तब से मैंने उन लोगों का कॉल नहीं उठाया। उनको पैसों से प्यार है तो वो ही भिजवा रहा हूँ। मुझसे क्या मतलब है उन्हें। आप लोग बात ना करें वही अच्छा है, वरना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और चारों तरफ से आने वाले पैसे भी बंद हो जाएंगे। अच्छा किया आपने। मैंने पैसे भेज दिए हैं एडमिशन के लिए, यही बताने के लिए फोन किया था। बता देना उन्हें। और तुम्हारी फ्रेंड की शादी आने वाली है तो तुम्हारी शॉपिंग के लिए भी पैसे भेज दिए हैं, निकाल लेना। आपको याद था? सच में आप सबका कितना ख्याल रखते हैं। ओके, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। नितिशा इतना कहकर फोन कट कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय नितिशा और दुलारी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहाँ राशि रोते हुए आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा पूरा साल खराब हो गया। मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, मैं फीस नहीं जमा कर पाई। चुप हो जा बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे भाई ने ही पैसे नहीं भिजवाए तो क्या करे? क्यों बहू, तूने बताया नहीं था क्या नवीन को? माँ जी, मैंने उनको सब बताया था, लेकिन उनको काम के आगे कहाँ कुछ याद रहता है। देखिए ना, मुझे भी कल अपनी दोस्त की शादी में जाना है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए पैसे भी नहीं भिजवाए। सच में माँ, भाई से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। बहू तू चिंता मत कर, तू जाकर मेरी अलमारी में से पैसे ले ले और चली जा शॉपिंग पर। मेरे पेंशन के थोड़े पैसे आए हुए हैं। माँ, लेकिन आप फिर अपनी दवा कैसे लाओगी? भाई ने तो पैसे भी नहीं भिजवाए अभी तक। कोई बात नहीं बेटी, जैसे तू मेरी बेटी है वैसे वो भी तो मेरी ही बेटी है। क्या बात है, दोनों तरफ से फायदा। अब नवीन जी ने जो पैसे भिजवाए हैं वो सारे पैसे मेरे हो गए और माँ जी से मिले पैसों की मैं शॉपिंग करूँगी। इससे कहते हैं दिमाग। कुछ समय बाद नितिशा अपनी सास की अलमारी से पैसे लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। साथ ही बैंक जाकर नवीन के भेजे हुए पैसों को भी निकाल लेती है और शॉपिंग करने के बाद वो सुनार की शॉप पर जाती है और बैंक से निकाले हुए सारे पैसों को सुनार को देकर अपने लिए सोने का सेट ऑर्डर करके घर आती है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है, लेकिन नितिशा के लालच और झूठ बोलने में कोई कमी नहीं आती। वो हमेशा सभी घर वालों से झूठ बोलकर अपनी लालच को पूरा किया करती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय नितिशा दुलारी के कमरे में चाय लेकर जाती है और उसे जमीन पर बेहोश पड़ी देखकर डर जाती है। तभी
वो अपनी ननद राशि को बुला कर कहती है। अचानक पता नहीं कैसे माँ जी बेहोश हो गई। तुम माँ जी को देखो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। भाभी ये सब कैसे हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ राशि, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। नितिशा इतना कहकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर चेकअप करने के बाद कहती है, अब ठीक है ये, लेकिन आगे के लिए इतनी लापरवाही इनकी जान भी ले सकती है। ये काफी समय से अपने बीपी की दवा नहीं ले रही है और इनका बीपी लो होना ठीक नहीं है। ऊपर से इनको शुगर भी है। आगे से ध्यान रखिए आप लोग। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा नवीन सुन लेता है, जिसके बाद वो अंदर आकर कहता है, माँ की इतनी तबीयत खराब हो गई और आप लोगों ने मुझे कॉल करके बताना भी जरूरी नहीं समझा? भाई बताना ना बताना आपके लिए सब बराबर है। आपको तो बस पैसे दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं जो कर रहा हूँ वो तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर हमारे लिए किया होता तो आज माँ की ये हालत नहीं होती। जब आपको पता है कि माँ को दवा की कितनी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने उनके लिए पैसे नहीं भिजवाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने पैसे भेजे हैं। मुझे अपनी सभी जिम्मेदारी का एहसास है। राशि सही कह रही है। मेरी दवाई छोड़, तूने तो इसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं भेजे। इसका पूरा साल खराब हो गया और कभी भी एक कॉल भी नहीं की, इसलिए हम तुझसे नाराज हैं। मैंने सभी चीजों के लिए पैसे भिजवाए हैं। दूर होने के बाद भी अपनी किसी जिम्मेदारी से अपना मुंह नहीं मोड़ा है मैंने। हाँ, कॉल पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि आप लोगों ने कभी सामने से कॉल करके ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस पैसे की ही डिमांड की। हमने पैसे की डिमांड की? अपने सभी घर वालों को ऐसे बहस करते हुए देखकर और अपनी सास की खराब हालत को देखकर नितिशा को अपने झूठ और लालच में आकर की गई गलतियों पर बहुत पछतावा होता है और वो सबके सामने हाथ जोड़े कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। मैंने लालच में आकर आप सभी लोगों से झूठ बोला था। नवीन जी ने समय समय पर हर चीज के लिए पैसे भिजवाए थे और वो सारे पैसे मैंने अपने ऊपर खर्च करके आप लोगों से झूठ बोला। बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे झूठ और लालच की वजह से देखो क्या हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू एक झूठी और लालची बहू है। सच में भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जो पैसे मैंने एडमिशन के लिए भिजवाए थे उसका क्या किया तुमने? मैंने उससे अपने लिए सोने का सेट ऑर्डर कर दिया था। मुझे सोने का सेट लेने का मन था, इसलिए। सच में बहुत बड़ी झूठी और लालची हो। किसी की पढ़ाई के पैसे तुमने अपने लालच पर खर्च कर दिए। बहू, तूने ये सही नहीं किया। तेरे झूठ और लालच की वजह से मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझा। मैंने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुझ पे किया। और तूने क्या किया? अब समझ आया कि तुम मुझे मेरे घर वालों से बात क्यों नहीं करने दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा ट्रांसफर वापस यहीं हो गया और मैं अब आप लोगों को बिना बताए आ गया, वरना मुझे तो तुम्हारे लालच और झूठ का पता ही नहीं चलता। भाभी, आपके लालच ने, आपके झूठ ने मेरा पूरा साल खराब कर दिया। मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, सब कुछ। और मुझे लगा भाई लापरवाह है। मैं अपनी हर गलती मानती हूँ और उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए। नितिशा के बार बार माफी मांगने पर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद नितिशा अपनी झूठ बोलने और लालच करने की आदत को कम करना शुरू करती है। मानवी और रोहन की शादी को हुए 1 साल हो गया था। शादी के बाद कुछ समय तक तो दोनों पति पत्नी के बीच खूब प्यार था, पर थोड़े समय के बाद दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा रहने लगा था, क्योंकि रोहन को बेहिसाब पैसे उड़ाना, जुआ खेलना और ड्रिंक करने की गंदी लत लग चुकी थी, जिसके चलते मानवी की शादीशुदा जिंदगी दिन पर दिन नर्क बनती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रोहन बहुत ड्रिंक करके लड़खड़ाता हुआ घर आता है और उसे देखकर मानवी बोलती है, रोहन, ये आपने क्या हाल बना रखा है? घर की सारी जमा पूंजी लुटा चुके हो। रोज ऐसे पीकर आते हो। कोई लाज शर्म है तुम में या नहीं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली, मुझसे सवाल करने वाली गंदी औरत? मेरा पैसा है, मैं जितना मर्जी उड़ाऊं। देखो रोहन, अगर तुम यही सब करते रहे ना तो देख लेना, एक दिन मैं चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तुम जैसी एक पैसे की औरत मुझे धमकी दे रही है। देख, आज मैं तेरी सारी अकड़ कैसे निकालता हूँ। इतना कहकर रोहन अपनी पैंट से बेल्ट निकालता है और बहुत ही बेरहमी से मानवी के साथ मारपीट करता है।
ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रोहन का मानवी पर अत्याचार भी बढ़ता जाता है। इन सब से दुखी होकर मानवी रोहन को तलाक देकर उससे अलग हो जाती है और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है, क्योंकि मानवी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इसीलिए वो अपने खुद की एक नई पहचान बनाने का फैसला लेती है, जिसके बाद वो एक ट्यूशन एकेडमी में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करती है, जहां उसकी मुलाकात अनुराग नाम के एक लड़के से होती है और अनुराग उससे बोलता है। हेलो मानवी मैडम, आप यहाँ नई आई है ना? जी जी, मैं यही हिंदी की टीचर हूँ। और आप? जी मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ। जी जी, अच्छी बात है। वैसे बुरा न माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी कहिए। आप हमेशा ऐसे चुप चुप सहमी हुई सी क्यों रहती हैं? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? अनुराग का सवाल सुनकर मानवी अपनी बीती जिंदगी के बुरे पलों के बारे में सोचने लगती है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, जिसे देखकर अनुराग बोलता है। सॉरी मैडम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आपको नहीं कहना कुछ तो मत कहिए, पर रोइए मत प्लीज। नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए। मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ। बस मेरी जिंदगी के गुजरे कल में कुछ ऐसी यादें दफन हैं जो जब भी याद आती हैं तो आंखें भर जाती हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके मैडम, पर प्लीज आप रोइए मत। और हाँ, आपको कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए रेडी रहूँगा। जी शुक्रिया। अभी मैं जाती हूँ, क्लास में बच्चे वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर मानवी अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए क्लास में चली जाती है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं और अनुराग के दिल में मानवी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जाती है। वो कभी पढ़ाई तो कभी किसी और बहाने से मानवी से बातें किया करता। ऐसे ही टीचर्स डे का दिन आता है। सभी टीचर्स अच्छे से रेडी होकर एकेडमी आते हैं और मानवी भी बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनकर आती है और उसे देखकर अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उसके पास जाकर बोलता है। मानवी मैडम, आप तो सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जी शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, पर आपसे अच्छा और खूबसूरत तो कोई और लग ही नहीं रहा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मानवी भी अनुराग को अपने अतीत और रोहन के बारे में सब बता देती है, जिस पर अनुराग उससे बोलता है। अच्छा हुआ जो रोहन ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने उसे छोड़ दिया। मतलब? अगर वो तुम्हें सताता नहीं, तुम उसे छोड़ती नहीं, तो फिर मुझे कैसे मिलती, आज मेरे पास कैसे होती? तुम भी ना अनुराग, कुछ भी बोलते हो। मानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सब समझ गया हूँ कि तुम उदास क्यों रहती थी और तुम्हारे सहमेपन का क्या राज था। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें इस दुनिया जहान की सब खुशियाँ दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बाकी सब भूल जाओगी। मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत यादें दूंगा। सच में अनुराग, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना कभी? जीना छोड़ दूंगा मानवी, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो वहीं रोहन की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी और अब उसके पास ना रहने को घर था, ना ही खाने को खाना। वो मानवी को तलाशने लगा था। तो वहीं मानवी और अनुराग भी सभी के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई रख देते हैं और साथ ही दोनों सगाई करने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद अनुराग और मानवी मिलकर अपनी सगाई की तैयारियों में लग जाते हैं और रोहन भी कैसे ना कैसे करके मानवी का पता लगा ही लेता है। और जैसे ही उसे अनुराग और मानवी के बारे में पता चलता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो बोलता है। यहाँ मैं भिखारी हो गया हूँ और मेरी लुगाई सगाई कर रही है। मैं भी देखता हूँ कैसे करती है। मेरे होते हुए मेरी लुगाई सगाई। इतना सोचकर रोहन उन दोनों की सगाई तोड़ने का मन बना लेता है। वहीं इस बात से बेखबर अनुराग और मानवी अपनी सगाई की तैयारियों में लगे रहते हैं और आखिरकार मानवी और अनुराग की सगाई का दिन आता है। अनुराग स्टेज पर बैठा होता है और मानवी का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में बहुत ही सुंदर सा गाउन पहने हुए मानवी रेडी होकर अनुराग के सामने आती है। अनुराग उसका हाथ पकड़कर
उसे स्टेज पर चढ़ाता है और तभी सभी मेहमानों के बीच रोहन भी अपनी लुगाई की सगाई में आ घुसता है। सभी के आने के बाद सगाई की रस्म को शुरू किया जाता है। सबसे पहले अनुराग मानवी को अंगूठी पहनाता है, जिसके बाद जैसे ही मानवी अनुराग को सगाई की अंगूठी पहनाने लगती है, तभी रोहन जोर से चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। रोहन को इस तरह से अपने सामने दोबारा देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम यहाँ तक कैसे आए और क्यों आए हो यहाँ? वाह, मेरी लुगाई किसी और से सगाई कर ले और मैं आऊं भी ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो आना ही था। मैं तुम्हारी लुगाई थी पर अब नहीं हूँ। मैं अपने सारे रिश्ते तुमसे खत्म कर चुकी हूँ। तुम इंसान नहीं जानवर हो, जंगली जानवर। दोनों की बातें सुनकर सगाई में आए हुए सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी रोहन बोलता है, तलाक देकर तो तुम बस मुझसे अलग हुई हो, मेरे नाम से नहीं। तुम्हारा नाम आज भी मेरे ही नाम से जुड़ा हुआ है। समाज की नजरों में तुम आज भी मेरी ही लुगाई हो। अरे मैं यहाँ भिखारी बन गया, एक एक दाने को तरस रहा हूँ और तुम अपनी नई जिंदगी बसा रही हो। अरे मेरे जीते जी मेरी लुगाई की सगाई कभी नहीं हो सकती। आज तुम्हारी जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, तुम्हारा भला सोचती थी, पर तुमने मुझे हर दिन मारा पीटा। ड्रिंक करके मुझे और मेरे घर वालों को गंदी गंदी गालियाँ दी। मैं घर में भूखी पड़ी रहती थी, पर तुमने कभी कोई पैसा नहीं दिया। सब कुछ जुए में हार गए। और किस हक से तुम खुद को मेरा पति कहते हो? जिस दिन तुमने मुझे तलाक दिया उसी दिन तुमसे मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम्हारा मेरा और मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, समझे तुम? मानवी बिल्कुल सही कह रही है, और अगर तुमने और तमाशा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर रोहन डर के अपने पैर पीछे कर लेता है, जिसके बाद रोहन की आंखों के सामने ही उसकी लुगाई की सगाई हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।